गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हुए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो भी आपको पढ़ना है वो सारा इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है उस रिएक्शन के लिए ओवरऑल ऑर्डर 1 होगा, ठीक है। तो सपोज एक रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट कैपिटल ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी में, ठीक। और इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे है 1 एंड 1। सपोज एट टाइम जीरो है, मतलब इनिशियल टाइम है। तो इनिशियली तो ए का कंसंट्रेशन मैं मान रहा हूँ ए जीरो, ठीक है। ए जीरो मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट होगी उस समय पे इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट ए की वो है ए जीरो, ठीक। और टाइम किसी भी टाइम टी पे कंसंट्रेशन में मान रहा हूँ रिएक्टेंट ए का ए टी, ठीक है। तो अब आगे हम लिख सकते इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट लिखना चाहूँ तो पहले तो मैं ये लिख सकता हूँ एक जनरल इक्वेशन रेट का, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। क्योंकि यार रिएक्टेंट एक ही टर्म में जब कंसंट्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन तो आएगा, ठीक। तो ये हो गया, मान लीजिए ये है इक्वेशन 1। और रेट लॉ से मैं लिख सकता हूँ रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और इसकी पावर 1। क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसको कंसीडर कर रहे हैं तो पावर हो जाएगी इसकी 1। तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा रेट कांस्टेंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। मान लीजिए ये है इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 वर्सेस 2 से मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों रेट के इक्वल हैं। तो ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड पर टर्म बराबर है तो राइट हैंड साइड वाली भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये जो रिलेशन हमको मिला है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। जब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हम इसको रीअरेंज करने के बाद लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए डॉट डी ए इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन वाली टर्म है मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया हूँ और बाकी के जो भी टर्म है उनको राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अब मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए इस माइनस साइन को मैं बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया 1 अपॉन ए डॉट डी ए, ठीक। इधर इंटीग्रेशन डॉट के डी टी। और यहाँ पे जो के है वो है कांस्टेंट क्योंकि पार्टिकुलर टेम्परेचर पे के की वैल्यू एक कांस्टेंट वाली होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो के कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल रहे हैं तो इस वाली टर्म को हम आगे लिख सकते हैं के डी टी, ठीक है। तो ये के डी टी हो गया और ये लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया ये और ये, ठीक है। अब आगे जब हम इसका लिमिट रखेंगे तो लिमिट टाइम टी का लिमिट क्या होगा। मान लीजिए इनिशियल टाइम एट 0 सेकेंड, तो 0 इनिशियल लिमिट हो गई टाइम की और टाइम टी तक हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल लिमिट टाइम की हो गई 0, अपर लिमिट हो गई टाइम टी, ठीक। और जीरो इनिशियल टाइम में मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है टाइम 0, तो एक ही कंसंट्रेशन है ए जीरो, ठीक है। वो हमने अभी एज्यूम किया है, ठीक है। ये एज्यूम किए हैं कि टाइम 0 पे जो ए का कंसंट्रेशन है वो है ए जीरो और टाइम टी पे है ए टी। तो लोअर लिमिट हो जाएगी कंसंट्रेशन की ए जीरो और अपर लिमिट हो जाएगी टाइम टी पे ए टी, ठीक है। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये याद होगा कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है एल एन एक्स के बराबर, ठीक है। एल एन एक्स के बराबर। इसी तरह से जब डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो एक्स के इक्वलेंट आता है, ठीक। एक्स के इक्वल आएगा, ठीक है। इसी तरह से जब 1 अपॉन ए डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा आपका माइनस साइन यहाँ पहले से है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा एल एन ए अपर लिमिट लोअर लिमिट ए जीरो अपर लिमिट ए टी इज इक्वल टू और डी टी का
dt का जो इंटीग्रेशन वो आएगा, वो आ जाएगा टाइम के बराबर, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं हम t, और अपर लिमिट t 0 से लेकर t तक, ठीक है। तो आगे इस लिमिट रखने पे हमको मिलेगा माइनस, लिमिट रख लीजिए ln at माइनस ln a0, ठीक, इज इक्वल टू के टी माइनस और के टी माइनस 0, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा ln a0 माइनस ln at, ठीक, इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमको मिली है, ये हो गई आपके लिए। इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कि ln a माइनस ln b को हम लिख सकते हैं ln a अपॉन b, ठीक है। तो आगे इसको लिख सकते हैं ln a0 माइनस ln at को लिख सकते हो आप ln a0 अपॉन at, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू ये हो जाएगा kt के। जब हम इस इक्वेशन का एंटी लॉग लेंगे तो हमको मिल जाएगा a0 अपॉन at इज इक्वल टू e की पावर kt, ठीक है। या फिर अगर at अपॉन a0 अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस kt, ठीक है। तो इस तरह से जो हमको ये इक्वेशन मिली है, इसको इस एक स्टेप आगे थोड़ा सा रीअरेंज और कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं at इज इक्वल टू a0 e की पावर माइनस kt। तो जो ये फाइनल इक्वेशन हमको ये मिली है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे एक टाइम टी पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है 80, a0 है रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन, k है रेट कांस्टेंट और t है टाइम, ठीक है। तो फाइनली हमको ये इक्वेशन मिल गया at इज इक्वल टू a0 e की पावर माइनस kt, ठीक है। ये तो हमको फाइनल रिलेशन मिला था। जो ln की टर्म में हमको रिलेशन मिले थे वो थे ln a0 माइनस ln at इज इक्वल टू kt, ठीक है। ये दो रिलेशन हमको, और तीसरा रिलेशन जो हमने देखा था वो था ln a0 अपॉन at इज इक्वल टू kt। तो ये डिफरेंट फॉर्म थी। यहाँ पर जो ये तीन इक्वेशन लिखी गई हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में है। एक at a0 टाइम की टर्म में है, एक ln की टर्म में है, एक ln a0 अपॉन at की टर्म में है। तो ये कंसंट्रेशन का टाइम के साथ ही रिलेशन है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ आपसे प्लॉट करवाऊं तो किस तरह से प्लॉट आएंगे इनके, उसमें मैं प्लॉट करता हूं अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 80, ठीक है, वर्सेस टाइम के बीच प्लॉट करता हूं। तो एट टाइम 0 पे आप देख सकते हो 80 इज इक्वल टू a0 e की पावर माइनस kt है रिलेशन जो हमको मिला है। एट इसमें टाइम अगर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 80 इज इक्वल टू a0 e की पावर माइनस k 0, और किसी की पावर 0 है, 0 का k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और e की पावर 0 क्या होगी 1। तो 80 हो जाएगा a0 के बराबर। तो टाइम 0 पे पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 80 का, ये ठीक है। इसी तरह से जब आप टाइम इंक्रीज करता जाएगा तो इस तरह से पॉइंट हमको मिलते जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे ये लोग, ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता हुआ ये कांस्टेंट हो जाएगा और इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कभी ये 80 a0 नहीं होगा, ठीक है। जीरो कंसंट्रेशन इसकी कभी नहीं होगी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह का प्लॉट हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में देखने को मिलता है 80 और टाइम के बीच, ठीक है। ये कभी भी इस बेस लाइन को टच नहीं करता, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि जीरो ऑर्डर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है
वो कभी कंप्लीट नहीं होती हैं, ठीक है? उनको कभी 100% नहीं होगा उस ठीक है? अब हम ये वाली इक्वेशन कंसीडर करते हैं, ln a0y at इज इक्वल टू kt, ठीक है? अगर हम प्लॉट करें y एक्सिस पर ln a0y at, ठीक है? और x एक्सिस पे ले टाइम, ठीक है? तो इसको y माने हैं पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये है टाइम, मतलब x एक्सिस पे है, तो ये हो जाएगा स्लोप m। तो y बराबर mx प्लस y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये लीनियर इक्वेशन वाला जो लीनियर प्लॉट के लिए जो ये इक्वेशन होती है, इससे इसको कोरिलेट करें तो इंटरसेप्ट हमको जीरो मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि के टी के बाद तो कुछ कोई टर्म है नहीं, तो प्लस जीरो लिख सकते हो आप, ठीक? तो सी की वैल्यू जो इंटरसेप्ट होती है उस वो तो जीरो हो जाएगी, और एक्स एक्सिस पे हम टाइम को ले रहे हैं, और स्लोप होगा इसका रेट कांस्टेंट के बराबर, और बाई पे ln a0/at। तो हमको कुछ इस तरह से ग्राफ देखने को मिलेगा इसका, ठीक है? जिसका स्लोप पॉजिटिव है, और स्लोप की वैल्यू होगी स्लोप इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं, जो तीसरी इक्वेशन जो थी ln a0, ठीक, माइनस ln at इज इक्वल टू kt, ठीक है? इसको थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए, ln at इज इक्वल टू ln a0 माइनस kt, ठीक है? तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो जब इसको y एक्सिस पे अगर हम रखें, y पे, और टाइम को लें एक्स एक्सिस पे, तो माइनस के हो जाएगा स्लोप, और ये हो जाएगा इंटरसेप्ट, ठीक है? तो हमको प्लॉट कुछ इस तरह से मिलेगा, ln at, मतलब किसी भी टाइम t पे a का कंसंट्रेशन ln की फॉर्म में, ln at का जो y एक्सिस पे लेंगे आप लोग, और टाइम को लेंगे x एक्सिस पे, तो प्लॉट कुछ इस तरह से हमको देखने को मिलने वाला है, ठीक है? जिसमें स्लोप नेगेटिव आएगा, और उसकी वैल्यू होगी माइनस के बराबर, ठीक? और जो ये वाला पॉइंट है एट टाइम जीरो, ln at की वैल्यू क्या होगी? ये जो पॉइंट होगा इस पर ln at का वैल्यू होगा ln a0, ठीक है? क्योंकि टाइम जीरो पे जो कंसंट्रेशन है वो है a0, ठीक? तो ये प्लॉट हमको देखने को मिल गया है, ठीक है? तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी, ये वाली तीनों तीनों ही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है और डिफरेंट फॉर्म में है, ठीक है? नाउ थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ये जो इक्वेशन मिली है हमको ln a0/at kt के इक्वल है, ठीक है? अगर इसको हम लॉग लॉग की टर्म में इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2.303 लॉग a0/at इज इक्वल टू kt, ठीक है? तो लॉग a0/at इज इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन 2.303 इंटू टी, ठीक है? तो जब आप प्लॉट प्लॉट करोगे लॉग a0/at को टाइम के रेस्पेक्ट में, तो प्लॉट का नेचर तो चेंज नहीं होगा, इसी तरह से प्लॉट रहेगा, लेकिन जो स्लोप हो जाएगा आपका, स्लोप की वैल्यू हो जाएगी रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2.303, ठीक है? तो ये चौथा प्लॉट था जो आपको याद रखना है। तो ये सारी बात हो गई आपकी फर्स्ट ऑर्डर के प्लॉट से रिलेटेड। अब हम एक चीज और बची है, आप कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ मतलब जिसमें रिएक्टेंट का 50% कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है, जिसको हम टी हाफ बोलते हैं, और टी 50% भी बोलते हैं, ठीक है? तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ द 50% ऑफ द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट, तो जितना समय आएगा आपका वो टी हाफ या टी 50% होगा, ठीक है? तो हमको रिलेशन मिला था एल एन या फिर लॉग की टर्म में 2.303 लॉग a0/at इज इक्वल टू
के टी, ठीक है। इफ टी इज इक्वल टू टी हाफ और टी 50%, ठीक है। तो ए टी क्या होगा इस कंडीशन में? ए टी क्या होगा? ए टी बचेगा आपका आधा कंसंट्रेशन अगर प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा तो हाफ बचेगा, मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा ही हमारा इस टी 50% पे या टी हाफ पर बचेगा, ठीक है। तो ए टी की वैल्यू टी हाफ पे हो जाएगी। ए टी 50% आप लिख सकते हो। ए टी 50% क्या होगा? A0/2, ठीक है। तो जब इस इक्वेशन में ए टी की वैल्यू रखोगे A0/2 तो हमको के टी हाफ या के टी 50% मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2.303 log A0 डिवाइडेड बाई A0/2। ए टी की वैल्यू लिख दिया हो A0/2 इज इक्वल टू के टी हाफ, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। तो यहाँ से टी हाफ हमको मिल जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए पहले थोड़ा सा और। 2.303 लॉग ए नॉट से ए नॉट कैंसिल करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है A0/2 में वो 2 ऊपर आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू के टी हाफ। तो यहाँ से हमको टी हाफ मिल जाएगा। टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 log 2 2.303 log 2 डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमको टी हाफ का रिलेशन मिल गया है। जब आप इसमें log 2 की वैल्यू रख दोगे तो आप टी हाफ जो आएगा वो आएगा 0.693 डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट। तो ये आपका टी हाफ का रिलेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो इस टी हाफ के रिलेशन में आप गौर करेंगे तो पाएंगे 0.693 डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट। जो टी हाफ की वैल्यू है ये कांस्टेंट है, क्योंकि किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट हो गया और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ही 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो जीरो ऑर्डर के रेस्पेक्ट में जिस तरह से हमको टी हाफ मिला था A0/2K, ठीक है। यही तो मिला था ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में टी हाफ की वैल्यू। जिसमें जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो A0 था और ये 2T, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको टी हाफ मिला था ये। जिसमें आप देख सकते हैं कि टी हाफ प्रोपोर्शनल टू है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में आप देख सकते हैं टी हाफ की वैल्यू न्यूमरेटर में भी कांस्टेंट है और नीचे रेट कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे टी हाफ की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है और वो कंसंट्रेशन पे तो किसी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि कंसंट्रेशन वाली टर्म टी हाफ के केस में नहीं है, ठीक है। तो आप नोट लिख सकते हो। नोट वैल्यू ऑफ टी हाफ और टी 50% डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो टी हाफ का वैल्यू है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है टी हाफ की 0.693 डिवाइडेड बाई के, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट पे वो डिपेंड करती है लेकिन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया तो रेट कांस्टेंट भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज फिक्स्ड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमको रिलेशन मिला है टी हाफ के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ए जीरो है किसी रिएक्टेंट के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन एक्स है तो टी हाफ क्या होगा? टी हाफ की वैल्यू है टी, ठीक है, टी टाइम।
अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं 2x ले लूँ तो टी हाफ क्या होगा, अगर 3x ले लूँ तो टी हाफ क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो तीनों ही केस में चाहे इनिशियल कंसंट्रेशन आप x लीजिए, चाहे 2x लीजिए, चाहे 3x लीजिए, टी हाफ की वैल्यू तीनों ही केस में टी ही आएगी अगर वो रिएक्शन सेम है और टेम्परेचर सेम है तो। ठीक है, तो ये मतलब था टी हाफ का। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कोई, उसको 100% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, मतलब टी 100% आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो टी 100% पे आप कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है 80, वो हो जाएगा 0, क्योंकि जब सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा तभी तो 100% कंप्लीट मानी जाएगी रिएक्शन। ठीक है, तो 80 की वैल्यू आप 0 रख दीजिए, जो रिलेशन आपको मिला था उसमें रिलेस रखिए आप। जैसे कि ln A0/80 हमको मिला था और उसकी वैल्यू थी KT के बराबर। ठीक है, तो टी 100% है, अगर जैसे के थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया मैंने, KT 100% इज इक्वल टू ln A0, और 80 की वैल्यू हमको क्या रखनी है, 0, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 100% कंप्लीशन पे हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 रख दिया आपने। तो ln A0/0 इसकी वैल्यू क्या होगी, ये अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ln इन्फिनिटी इज इक्वल टू KT 100%। ठीक है, तो KT 100% की वैल्यू हो जाएगी ln इन्फिनिटी का, मतलब ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, और T 100% यहाँ से आ जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि K तो कांस्टेंट है एक टेम्परेचर पे, तो टाइम T 100% यहाँ पे आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है वो टाइम डिफाइनाइट नहीं है। ठीक है, तो टाइम 100% कंप्लीशन के लिए टाइम आ रहा है, वो आ रहा है इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है। इसीलिए जब आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 80 वर्सेस टी टाइम प्लॉट कर रहे थे तो आपने पाया था कि कुछ इस तरह से आपको एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और एक समय के साथ ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, लेकिन कभी इसको टच नहीं करती है। ठीक है, तो मतलब वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती है। ठीक है, तो आप नोट बना के लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस जो होती हैं, किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई जब कोई रेडियो एक्टिव डीके के थ्रू डिकम्पोज होता है तो वो बेस्ट एग्जांपल होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, तो जो भी नेचुरल या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है रेडियो एक्टिव डीके, जिसमें एक रेडियम न्यूक्लियाई है, रेडियम 88 226, जिसका एटॉमिक मास है, वो डिकम्पोज कर रहा है 2He4 हीलियम न्यूक्लियाई प्लस रेडॉन न्यूक्लियाई 80 रेडॉन 86 222। ठीक है, तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई दो स्टेबल न्यूक्लियाई में डिकम्पोज हो रहा है रेडियो एक्टिव प्रोसेस से। ठीक है, तो ये एग्जांपल है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ये एथीन मॉलिक्यूल है। जब एथीन का हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो एथीन बनता है। तो ये भी यहाँ पे जब रेट लो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं तो इस कुछ इस तरह से हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेट ऑर्डर जो है, यहाँ पे पावर को इस लगा नहीं है तो 1 पावर हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और तीसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, वो है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 और N2O। जो ये दो ऑक्साइड हैं नाइट्रोजन के, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन हो गई। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक्स है उसका जितना भी थ्योरी से रिलेटेड पार्ट था वो सारा कंप्लीट होता है।